हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल स्मार्ट स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास रहेगी हमारी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की थर्ड यूनिट पर रहेगी, जो है असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा का आकलन। तो उसकी हमें 500 यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो आप इस क्लास के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो उसकी पहली यूनिट है असेसमेंट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप। यानी कि असेसमेंट की मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका स्कोप क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो असेसमेंट को हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन। तो मूल्यांकन सूचित निर्णय या निर्णय लेने के लिए किसी व्यक्ति, समूह या स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं। यानी कि असेसमेंट होता क्या है कि असेसमेंट एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह या किसी भी स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, उसके मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यानी कि उसके स्कोर ज्ञात करता है। तो मूल्यांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग ताकत और कमजोरी की पहचान करने, समस्याओं का निदान करने और प्रगति की निगरानी करने और उचित हस्तक्षेप का या उपचार के बारे में निर्णय लेने के लिए किया जाता है। यानी अपने शब्दों में कहूँ तो मैं मूल्यांकन एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी का भी आकलन किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समूह हो या कोई भी स्थिति हो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और उसका मूल्यांकन करता है, जिसके बारे में हम उसकी ताकत पहचान सकते हैं, उनकी कमजोरी पहचान सकते हैं और ताकत और कमजोरी पहचान कर उनकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। आकलन के अलग अलग रूप ले सकते हैं, जैसे कि मानकीकृत परीक्षण हो गया, अवलोकन हो गया, साक्षात्कार, सर्वेक्षण या प्रदर्शन मूल्यांकन आदि। इस प्रकार के कुछ मूल्यांकन होते हैं, मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। फिर सॉरी, क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। आकलन के अलग अलग रूप ले सकते हैं, जैसे कि मानकीकृत परीक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार, सर्वेक्षण या प्रदर्शन मूल्यांकन और शैक्षिक नैदानिक अनुसंधान उद्देश्यों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए आयोजित किया जा सकता है। मूल्यांकन का लक्ष्य सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है। यानी कि मूल्यांकन एक सटीक जानकारी प्रदान करता है, उनकी कमजोरी और ताकत के बारे में और उनकी कितनी प्रभावशीलता है उनकी जानकारी देता है, जिसका उपयोग सूचित निर्णय लेने और व्यक्ति या समूह के लिए परिणामों में सुधार करने के लिए किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं तो हम उनके परिणामों के बारे में जानते हैं, उनके स्कोर ज्ञात करते हैं कि उनका स्तर कैसा है, उनकी ताकत कितनी है, उनकी कमजोरियाँ क्या क्या हैं। इस प्रकार हम उनकी समस्या का पहचान करके उनके परिणामों में सुधार कर सकते हैं। ये होता है मूल्यांकन। यानी कि मूल्यांकन होता है, असेसमेंट होता क्या है कि मूल्यांकन के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति, समूह है या किसी भी स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं और उनके स्कोर ज्ञात करते हैं, जिसके द्वारा हम उनकी समस्या को पहचान सकते हैं और समस्या को पहचानने के बाद हम उनका निदान कर सकते हैं। तो ये होता है असेसमेंट। फिर आगे हैं क्षेत्र में लेखकों द्वारा मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं यहाँ दी गई हैं। तो सबसे पहले हैं, ये दो परिभाषाएं हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिभाषाएं नहीं है, पढ़ लीजिएगा। वैसे भी आपको थोड़ी अचेतन मन में तो रखना ही होगा। फिर आगे पढ़ते हैं। ये परिभाषाएं इन बातों पर जोर देती है कि मूल्यांकन एक व्यवस्थित और चल रही प्रक्रिया है जिसमें सीखने के परिणामों, शिक्षण प्रभावशीलता और कार्यक्रम या संस्थागत प्रभावशीलता के बारे में निर्णय लेने के लिए डेटा एकत्र करना, विश्लेषण करना और व्याख्या करना शामिल है। फिर मूल्यांकन किसी व्यक्ति के ज्ञान, उनके कौशल, उनकी क्षमता और व्यवहारों के बारे में जानकारी एकत्र करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन का उद्देश्य संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसमें शामिल है। ये बात हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि मूल्यांकन होता है किसी भी व्यक्ति, समूह है, किसी भी स्थिति के बारे में उनके ज्ञान की क्षमता कितनी है, उनकी कौशल क्या है, उनकी क्षमताएं क्या है, उनके व्यवहार के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर ये कुछ मूल्यांकन के आधार हैं जो हम पढ़ेंगे। तो ताकत और कमजोरी की पहचान करना,
यानी कि हम मूल्यांकन के द्वारा किसी भी व्यक्ति समूह की ताकत क्या है, उनकी कमजोरी के बारे में पता लगा सकते हैं। तो मूल्यांकन किसी व्यक्ति के प्रदर्शन, ज्ञान या कौशल में ताकत और कमजोरी के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है। दूसरा है सूचित निर्णय लेना। मूल्यांकन परिणामों का उपयोग व्यक्तियों के लिए प्लेसमेंट, उपचार या हस्तक्षेप के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। यानी कि हम मूल्यांकन के द्वारा किसी भी व्यक्ति समूह का रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, उनके स्कोर ज्ञात कर सकते हैं। फिर जितना स्कोर आया है उसका फिर हम हस्तक्षेप के द्वारा उनका उपचार और निदान कर सकते हैं। फिर है निगरानी प्रगति। तो मूल्यांकन का उपयोग समय के साथ किसी व्यक्ति की प्रगति को ट्रैक करने और हस्तक्षेप या उपचार की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। फिर 4 नंबर है कार्यक्रमों या हस्तक्षेपों का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का उपयोग शैक्षिक या उपचार कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और परिणामों के आधार में सुधार करने के लिए किया जाता है। फिर 5 नंबर प्रतिक्रिया प्रदान करना। मूल्यांकन किसी व्यक्ति की प्रगति या प्रदर्शन के बारे में व्यक्तियों, माता पिता, शिक्षकों या अन्य हितधारकों को मूल्यांकन प्रतिक्रिया प्रदान कर सकता है। यानी कि जितना भी उसका स्कोर आया है उनके माता पिता हो, चाहे शिक्षक हो या कोई भी हितधारक हो, उनको बता सकते हैं, जिनके कारण वे उनके विकास के क्षेत्र में उनकी सहायता करेंगे और इस प्रकार मूल्यांकन संपन्न होगा। ये कुछ 5 संदर्भ थे, संदर्भ के आधार पर हो सकते हैं, इनकी उनकी कुछ विशेषताएं थी मूल्यांकन की। सरल सी है, एक बार और दोहराइएगा आप। सबसे पहले ताकत और कमजोरी की पहचान करना, यानी कि हम मूल्यांकन के द्वारा किसी भी व्यक्ति समूह की ताकत पहचान सकते हैं, उनकी कमजोरी पहचान सकते हैं। दूसरा सूचित निर्णय लेना, यानी कि जो भी स्कोर आया है उसके द्वारा हम उसका उपचार निदान कैसे करें उसके तरीके जान सकते हैं। फिर निगरानी प्रगति, यानी क्या क्या उसकी प्रभावशीलता कितनी थी, किन क्षेत्रों में कितनी प्रभावशीलता थी। फिर कार्यक्रमों या हस्तक्षेपों का मूल्यांकन, हस्तक्षेप किस आधार पर किया जाए। फिर प्रतिक्रिया प्रदान करें, यानी जो भी स्कोर आया उनके या बच्चों के माता पिता और शिक्षकों को बता दिया जाए। ये हो गई प्रतिक्रिया प्रदान करना, उनको प्रतिक्रिया मिल जाएगी। फिर क्या है, मूल्यांकन कई अलग अलग रूप ले सकता है, जिनमें मानकीकृत परीक्षण हो गया, प्रदर्शन आकलन, अवलोकन, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, आत्म मूल्यांकन शामिल है। मूल्यांकन विधि की पसंद, विशिष्ट लक्ष्य और मूल्यांकन के संदर्भ पर निर्भर करेगी। ये प्रकार है मूल्यांकन के, जैसे कि मानकीकृत परीक्षण, प्रदर्शन आकलन, अवलोकन, साक्षात्कार, सर्वेक्षण और आत्म मूल्यांकन। इनके आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। और मूल्यांकन का एक व्यापक दायरा होता है और इसका उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जा सकता है। यहाँ कुछ क्षेत्र दिए गए हैं जहाँ मूल्यांकन आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हो गया शिक्षा, फिर हो गया हेल्थ केयर, फिर है मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य, फिर है रोजगार, अनुसंधान। इन क्षेत्रों में मूल्यांकन बहुत आवश्यक होता है, जो कि अनौपचारिक और औपचारिक रूप से करते हैं। तो सबसे पहला है शिक्षा। तो शिक्षा के बारे में मूल्यांकन होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मूल्यांकन का व्यापक रूप से छात्र सीखने का मूल्यांकन करने और निर्देश को सूचित करने के लिए शिक्षा में उपयोग किया जाता है। यानी कि बच्चे की लर्निंग एबिलिटी कितनी है उसका मूल्यांकन किया जाता है और फिर उसका स्कोर ज्ञात करके उनको निर्देश दिए जाते हैं। इसमें रचनात्मक आकलन शामिल है, जिनका उपयोग निर्देश का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। यानी कि उनके आकलन करने के पश्चात उनको निर्देश देने के लिए उनका रचनात्मक आकलन किया जाता है। साथ ही योगात्मक आकलन, जो सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी कि शिक्षा में योगात्मक और रचनात्मक दोनों प्रकार के मूल्यांकन ही किए जाते हैं। फिर 2 नंबर हमारा हेल्थ केयर। मूल्यांकन का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल में चिकित्सा स्थितियों का निदान करने और उनकी निगरानी करने, उनके उपचार प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम कारकों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यानी हेल्थ के रूप में भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि मरीज की हालत कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा हो, उसके उपचार में क्या क्या सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार से उनका असेसमेंट किया जाता है और फिर उसका निदान किया जाता है। फिर है मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य। मूल्यांकन का उपयोग मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का मूल्यांकन और निदान करने, उपचार की प्रगति की निगरानी करने और व्यक्तियों के संज्ञानात्मक या व्यवहारिक कामकाज का आकलन करने के लिए किया जाता है। उनका कॉग्निटिव रूप से भी असेसमेंट कर सकते हैं। फिर है रोजगार।
रोजगार के रूप में असेसमेंट कर सकते हैं, यानी कि नौकरी के उम्मीदवार के कौशल क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, इस आधार पर हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर है अनुसंधान। अनुसंधान क्या होता है? अनुसंधान होता है यानी फैक्ट्रियों, जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रीज हैं उनका मूल्यांकन। तो उनका मूल्यांकन में डेटा इकट्ठा करना और उनकी रुचि के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। इसमें मूल्यांकन के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के गुण शामिल होते हैं और इसकी प्रभावशीलता को हम मूल्यांकन के आधार पर ही देख सकते हैं। तो मूल्यांकन प्रदर्शन का मूल्यांकन करने, समस्याओं का निदान करने, मूल्यांकन प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए, प्रगति की निगरानी करने और विभिन्न संदर्भों में सूचित निर्णय लेने के लिए मूल्यवान उपकरण है। इसका दायरा व्यापक है और विभिन्न संदर्भों की विशिष्ट आवश्यकता और लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं। कहने की बात यही है कि मूल्यांकन के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति समूह का असेसमेंट यानी कि आकलन करते हैं, उसके आधार पर उनकी क्षमता और उनके कौशलों को जानते हैं और फिर जो भी उनमें समस्या और ताकत की पहचान की जाती है, यानी कि कोई भी समस्या होती है उसकी निगरानी करके हम उसका निदान कर सकते हैं। ये था मूल्यांकन। तो मूल्यांकन हम इन क्षेत्रों में कर सकते हैं, जो कि सबसे पहली है हमारी शिक्षा, फिर हेल्थ केयर, फिर मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य, फिर रोजगार, अनुसंधान। तो ये थी हमारी 3.1। आई होप आपको समझ में आई होगी और आप इसे एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा और फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर हम शुरू करते हैं 3.2, जो कि है फॉर्मल असेसमेंट यानी कि औपचारिक मूल्यांकन, स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज टेस्ट यानी कि मानकीकृत भाषा परीक्षण, यानी कि फॉर्मल असेसमेंट में आता है मानकीकृत भाषा परीक्षण। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं ये क्लास ज़्यादा आपको समझाऊंगी नहीं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और अगर मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगी तो टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगी। आप एक या दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा और आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आगे। तो औपचारिक मूल्यांकन मानदंडों के पूर्व निर्धारित सेट का उपयोग करके किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल या क्षमताओं के मापने के एक व्यवस्थित और मानकीकृत तरीके को संदर्भित करता है। कहने की वही बात है कि औपचारिक मूल्यांकन के द्वारा भी हम व्यक्ति के ज्ञान, उनके कौशल, उनकी क्षमताओं के बारे में जानकारी पता लगाते हैं, लेकिन यह जानकारी पता लगाने का तरीका है मानकीकृत परीक्षण के द्वारा हम असेसमेंट करते हैं। यह आकलन आमतौर पर एक नियंत्रित और संरचित वातावरण में प्रशासित होते हैं और किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का एक विश्वसनीय और उद्देश्य उपाय प्रदान करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनके मानकीकृत परीक्षण के द्वारा आकलन किया जाता है और इसलिए किया जाता है क्योंकि मानकीकृत परीक्षण एक विश्वसनीय रिजल्ट तैयार करता है। औपचारिक मूल्यांकन कई अलग अलग रूप ले सकते हैं, जैसे मानकीकृत परीक्षण हो गया, शैक्षणिक परीक्षा हो गई, प्रदर्शन मूल्यांकन हो गया। तो यह आकलन आमतौर पर क्षेत्र में पेशेवरों द्वारा विकसित किए जाते हैं और विशिष्ट सीखने के उद्देश्य और क्षमता को मापने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, यानी कि किन बच्चों की किन में रुचि है और उनके उद्देश्यों को निर्धारित कर सकते हैं, उनकी दक्षताओं का पता लगा सकते हैं। फिर औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताओं में यह है कि एक मानकीकृत परीक्षण है, जिसका अर्थ है कि सभी परीक्षार्थियों को समान प्रश्नों या कार्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि मानकीकृत परीक्षण में हर एक बच्चे को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, समान प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं और समान मानदंडों का उपयोग करके अपने मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, सभी के लिए समान मापदंड होंगे, सभी के लिए समान क्वेश्चन होंगे, समान सिलेबस होगा। तो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि मूल्यांकन निष्पक्ष होगा और उद्देश्यपूर्ण होगा। यहाँ के परिणामों की तुलना विभिन्न परीक्षार्थियों में की जाती है। यानी कि औपचारिक मूल्यांकन में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सभी प्रकार के प्रश्न एक जैसे होंगे और सभी का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, तो सभी के मानदंड एक समान होंगे। और ये औपचारिक मूल्यांकन एकदम विश्वसनीय मूल्यांकन होता है, इसलिए इसकी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है स्कूल या कॉलेज में। तो औपचारिक मूल्यांकन का उपयोग अक्सर शैक्षिक सेटिंग्स के छात्र सीखने का मूल्यांकन करने और अनुदेशात्मक प्रथाओं या छात्र प्लेसमेंट के बारे में निर्णय लेने के लिए किया जाता है। और उनका उपयोग अन्य संदर्भों में भी किया जा सकता है, जैसे कि
स्वास्थ्य सेवा, मनोविज्ञान, रोजगार, किसी व्यक्ति के ज्ञान कौशल क्षमताओं को मापने के लिए। कहने के बाद वही है कि मूल्यांकन में हमने पढ़ा था कि मूल्यांकन किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। उनमें था कि शिक्षा के क्षेत्र में और हेल्थ केयर के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, अनुसंधानों के क्षेत्र में, मनोविज्ञान और मानसिक क्षेत्र में, इन प्रकार में मूल्यांकन किया जा रहा था। तो उसी प्रकार से औपचारिक मूल्यांकन में भी स्वास्थ्य क्षेत्रों में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में, रोजगार के क्षेत्रों में, किसी व्यक्ति के ज्ञान कौशल को जानने के क्षेत्रों में आदि प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। तो औपचारिक मूल्यांकन किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को मापने का एक संरचित और विश्वसनीय तरीका प्रदान करता है और इसका उपयोग विभिन्न संदर्भों में निर्णय को सूचित करने के लिए किया जाता है। यानी कि औपचारिक मूल्यांकन होता है वो एक संरचित और विश्वसनीय रिजल्ट तैयार करता है। फिर आगे हमारा मानकीकृत भाषा परीक्षण एक प्रकार का औपचारिक मूल्यांकन है। ये तो हमें यूनिट में ही पता चल गया था कि हम किन के बारे में पढ़ेंगे। जो किसी विशिष्ट भाषा में किसी व्यक्ति की प्रवीणता को मापता है, यानी उनमें कितनी एबिलिटी है उसको मापता है। इन परीक्षणों को उद्देश्य और विश्वसनीय होने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक एक बात बार बार दोहराई जा रही है कि जो मानकीकृत परीक्षण होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है और विश्वसनीय होता है और अक्सर शैक्षिक क्षेत्रों में, व्यावसायिक क्षेत्रों में और आप्रवासन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और मानकीकृत भाषा परीक्षण आमतौर पर सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने जैसे क्षेत्रों में भी किसी व्यक्ति की क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं। वे व्याकरण में, शब्दावली में, वाक्य विन्यास के ज्ञान का भी आकलन कर सकते हैं। फिर आगे है कि कई अलग अलग प्रकार के मानकीकृत भाषा परीक्षण हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना अपना विशिष्ट प्रारूप और स्कोरिंग सिस्टम होता है। फिर है मानकीकृत भाषा परीक्षण किसी व्यक्ति की भाषा क्षमताओं का एक विश्वसनीय उद्देश्य, यार एक बात बार बार दोहराई जा रही है, और अक्सर अकादमिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक होते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये परीक्षण किसी व्यक्ति की भाषा प्रवीणता को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर सकता, यानी कि वह भाषा प्रवीणता को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर सकता, उसकी एबिलिटी को कैप्चर कर सकता है, इसलिए उसको विश्वसनीय माना गया क्योंकि वे परीक्षण किए गए विशिष्ट कौशल पर सामग्री द्वारा सीमित हैं। फिर है कई मानकीकृत भाषा परीक्षण हैं जो विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। कि ये मानकीकृत परीक्षण ऐसे होंगे जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे, उनके लिए डिजाइन किए गए हुए हैं। इन परीक्षणों को विविध सीखने की जरूरतों वाले बच्चों के लिए अधिक सुलभ और उपयुक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिन बच्चों को जिन चीज़ों की नीड होगी उनके अनुसार इन परीक्षणों को डिजाइन किया गया है। और संज्ञानात्मक या विकासात्मक विकलांगता, श्रवण या दृश्य हानि या भाषा मतभेद जैसे कारकों को ध्यान में रख सकते हैं, यानी कि इन क्षेत्रों में भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मानकीकृत भाषा परीक्षणों के लिए उदाहरणों में शामिल है। ये कुछ उदाहरण है, ये एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप कर देती हूँ। घबराइएगा मत क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिले। फिर है हमारी थर्ड यूनिट है जो कि है इनफॉर्मल असेसमेंट। हमने 3.2 में पढ़ी थी। फॉर्मल असेसमेंट यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट था, यानी कि मानकीकृत परीक्षण के बारे में पढ़ा था। और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंट्स को पढ़ेंगे, उनके टाइप को पढ़ेंगे एंड उनके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे, यानी कि उनके प्रलेखन को पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं कि अनौपचारिक होता क्या है। तो अनौपचारिक मूल्यांकन औपचारिक आकलन की तुलना में अधिक लचीले होते हैं और व्यक्तिगत तरीके से किसी व्यक्ति के ज्ञान कौशल क्षमताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं। यानी कि हमने औपचारिक तरीके से पढ़ा था कि सभी के लिए एक समान मापदंड या मानदंड लागू किए जाएंगे, लेकिन ये अनौपचारिक असेसमेंट होता है कि इनमें व्यक्ति विशेष के ऊपर ध्यान दिया जाता है और व्यक्ति विशेष के ध्यान देने के बाद उसके ज्ञान कौशल और क्षमताओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। तो ये आकलन अक्सर एक प्राकृतिक सेटिंग में आयोजित किया जाता है, यानी कि हम इन्वायरमेंट में, अपने वातावरण में भी मूल्यांकन कर सकते हैं, जैसे कि कक्षा में या कार्यस्थल में, और किसी व्यक्ति की ताकत और कमजोरी, सीखने की जरूरतों की समग्र समझ प्रदान करने के लिए डिजाइन कर सकते हैं। और अनौपचारिक मूल्यांकन विधियों में हम अवलोकन करके पता लगा सकते हैं, साक्षात्कार द्वारा, चेकलिस्ट के द्वारा, प्रदर्शनकारी के द्वारा,
पोर्टफोलियो भी शामिल हो सकते हैं, यानी इनके द्वारा हम अनौपचारिक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो औपचारिक आकलन के विपरीत अनौपचारिक आकलन अक्सर मानकीकृत नहीं होते और प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए स्थापित मानदंड नहीं कर सकते। यानी कि विश्वसनीय जरूर माने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर इसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इसके बजाय वे डेटा की व्याख्या और मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकनकर्ता के पेशेवर निर्णय और विशेषज्ञों पर भरोसा करते हैं। फिर आगे है अनौपचारिक मूल्यांकन के कुछ सामान्य प्रकारों में शामिल है। तो प्रकार है, यानी कि हम किन किन अनौपचारिक मूल्यांकन में और कौन कौन से प्रकार हैं जिसके द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा कक्षा अवलोकन, यानी हम क्लास टेस्ट के द्वारा कक्षा में अवलोकन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें शिक्षक अपने सीखने की जरूरत और प्रगति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए छात्रों के व्यवहार, बातचीत और कार्य नमूना का निरीक्षण कर सकते हैं। यानी कि जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो हमें पढ़ाने के दौरान जो कुछ भी सवाल पूछते हैं उसके द्वारा कक्षा में बच्चों का अवलोकन कर रहे होते हैं, या फिर जब हम क्लास में जाते हैं तो हम उनके पूर्व ज्ञान के बारे में पूछते हैं कि उनको किन किन सब्जेक्टों के बारे में जानकारी है, तो वह यह अवलोकन होता है। और अगर चैप्टर ख़त्म हो जाता है यानी कि हम उसे पूर्ण रूप से पढ़ा देते हैं तो अगले दिन हम क्लास टेस्ट के बारे में कह सकते हैं जिनके द्वारा हम बच्चों का अवलोकन कर सकते हैं, यानी कि टीचर मेड टेस्ट होता है वो, जिनके द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर यह प्रदर्शन कार्य, तो शिक्षक छात्रों को उन कार्यों या परियोजना को पूरा करने के लिए कह सकते हैं जो किसी विशेष अवधारणा या कौशल की उनकी समझ को प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शन के रूप में। यानी कि हम कोई भी मनोरंजन कार्य हो गया, कोई भी यानी कि फेस्टिवल पर हम जो भी प्रदर्शन कार्य करवाते हैं उनमें बच्चों को शामिल करना चाहिए जिनके द्वारा हम उनका मूल्यांकन कर सकें। फिर आत्म मूल्यांकन, यानी कि बच्चा अपने खुद का मूल्यांकन स्वयं कर सकता है। छात्र अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित कर सकते हैं और ताकत और कमजोरी के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। फिर चेकलिस्ट के द्वारा शिक्षक विशिष्ट सीखने के उद्देश्य और व्यवहार को पूरा करने में छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए चेकलिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। ये थे कुछ तरीके जिनके द्वारा हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते थे। फिर है अनौपचारिक मूल्यांकन किसी व्यक्ति की सीखने की जरूरत और प्रगति के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकता है और इसका उपयोग अनुदेशात्मक प्रथा और हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि यह अनौपचारिक मूल्यांकन को विश्वसनीय तो नहीं माना जा सकता, लेकिन कुछ हद तक ये मूल्यवान जानकारी प्रदान कर देता है जिसके द्वारा हम बच्चों के विकास में हस्तक्षेप करके उनका निदान कर सकते हैं। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि अनौपचारिक आकलन औपचारिक आकलन की तुलना में कम विश्वसनीय और मान्य हो सकते हैं और विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकते हैं, जिसकी पूर्वाग्रह या व्यक्तिपरकता। इसलिए औपचारिक आकलन के साथ अनौपचारिक आकलन का उपयोग करना और निर्देश या हस्तक्षेप के बारे में निर्णय लेते समय डेटा के कई स्रोतों का पर विचार करना महत्वपूर्ण है। यानी कि अनौपचारिक मूल्यांकन को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, जिसके कारण अनौपचारिक मूल्यांकन हम कर तो सकते हैं, लेकिन अनौपचारिक मूल्यांकन के साथ साथ हमें औपचारिक मूल्यांकन भी करना आवश्यक होता है। फिर है अनौपचारिक मूल्यांकन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। अनौपचारिक मूल्यांकन मूल्यवान क्यों है, इसके कुछ प्रमुख कारण यहाँ दिए गए हैं। यानी कि हम इम्पोर्टेंट्स को भी पढ़ना था, ये इम्पोर्टेंट्स है अनौपचारिक मूल्यांकन की। तो पहले तो यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण रखता है कि व्यक्तिगत रूप से यह मूल्यांकन करता है। तो अनौपचारिक मूल्यांकन के लिए अधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण की अनुमति देता है जो व्यक्ति की अनूठी जरूरत और सीखने की शैली को ध्यान में रखता है। अधिक प्राकृतिक और लचीले तरीके से जानकारी इकट्ठा करके अनौपचारिक मूल्यांकन किसी व्यक्ति की क्षमता और जरूरतों की अधिक सटीक और समग्र तस्वीर प्रदान कर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति विशेष की जरूरतों को ध्यान में रखकर औपचारिक मूल्यांकन कर सकते हैं, इसलिए इसे मूल्यवान माना जाता है, जिसके आधार पर हमें किसी भी व्यक्ति समूह की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, उनकी क्षमता के बारे में पता लगा सकते हैं, उनकी समस्याओं को जान सकते हैं, उनकी ताकत को जान सकते हैं। फिर सेकंड है तत्काल प्रतिक्रिया, यानी कि अनौपचारिक मूल्यांकन के द्वारा हम तत्काल रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो अनौपचारिक मूल्यांकन अक्सर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों के लिए मूल्यवान हो सकता है। इस प्रक्रिया का उपयोग निर्देश और समायोजित करने या उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता होती है। फिर है फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक मूल्यांकन। तो अनौपचारिक मूल्यांकन का उपयोग अक्सर एक रचनात्मक मूल्यांकन के लिए रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग प्रगति की निगरानी करने और छात्रों को चल रही प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का मूल्यांकन छात्रों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है जहाँ उन्हें अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है और समय पर प्रगति देखते हुए उपलब्धि और भावना प्रदान कर सकते हैं। ये कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि बहुत ही सरल है।
आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और समझाने वाली चीज़ है ही नहीं है, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन है जो बच्चों की जो प्रगति होती है, जो प्रतिक्रिया होती है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करती है, उसे ही रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं औपचारिक मूल्यांकन की। फिर निर्देश को सूचित करें, यानी कि जिस प्रकार से औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन कर लिया जाता है तो फिर उसके जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसके आधार पर निर्देश दिए जाते हैं, उनके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो अनौपचारिक मूल्यांकन शिक्षकों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है जहाँ छात्रों को अतिरिक्त सहायता या हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इस जानकारी का उपयोग निर्देश को सूचित करने और लक्ष्य हस्तक्षेप विकसित करने के लिए किया जा सकता है, जो प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप है। मैंने इसे सरल भाषा में बता दिया कि निर्देश सूचित करना यानी कि अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसके जो रिजल्ट आया है, जितना स्कोर आया है, उसके आधार पर उसकी ताकत और क्षमता का पता लगाते हैं, उनके कौशलों के बारे में जानकारी प्रदान प्राप्त करते हैं। फिर उसके जो भी रिजल्ट रहा होगा उसके आधार पर उसको निर्देश देते हैं, उनके लक्ष्य निर्धारित करते हैं। और छात्रों को संलग्न करके तो अनौपचारिक मूल्यांकन छात्रों को अपने स्वयं के सीखने पर स्वामित्व और नियंत्रण की भावना देकर सीखने की प्रक्रिया में संलग्न कर सकता है। जब छात्र लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी प्रगति को ट्रैक करने में शामिल होते हैं तो वे सीखने की प्रक्रिया में प्रेरित और व्यस्त होने की अधिक संभावना रखते हैं। तो ये थी कुछ विशेषताएं अनौपचारिक मूल्यांकन की। ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से समझिएगा कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत दृष्टिकोण रखता है, तत्काल प्रतिक्रिया देता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है, निर्देश को सूचित करते हैं और छात्रों को संलग्न करते हैं। फिर अनौपचारिक मूल्यांकन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि यह मूल्यांकन के लिए अधिक व्यक्तिगत और लचीला दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो शिक्षकों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है जहाँ छात्रों को अतिरिक्त सहायता या हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। निर्देश को सूचित करने के लिए अनौपचारिक मूल्यांकन का उपयोग करके शिक्षक अधिक प्रभावी और लक्षित हस्तक्षेप विकसित कर सकते हैं, जो प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप है। फिर है कई प्रकार के अनौपचारिक मूल्यांकन होते हैं जिनका उपयोग शिक्षक अपने छात्रों की सीखने की और प्रगति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन के कुछ सामान्य प्रकार यहाँ दिए गए हैं। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कक्षा के अवलोकन के द्वारा हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कार्य के द्वारा हम बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं, चेकलिस्ट के द्वारा असेसमेंट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो के द्वारा असेसमेंट कर सकते हैं, साक्षात्कार के द्वारा हम असेसमेंट कर सकते हैं और आत्म मूल्यांकन के द्वारा असेसमेंट कर सकते हैं। ये 6 टॉपिक हमने ऊपर पढ़े थे, इसलिए आप उसे ऊपर से देख लीजिएगा, क्योंकि एक सेम है, बिल्कुल सेम है, इसलिए बार बार पढ़ाने से हमारा ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए दोबारा पढ़ाऊँगी। इससे अच्छा तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। फिर हमें पढ़नी है कुछ प्रलेखन अनौपचारिक मूल्यांकन के। तो अनौपचारिक मूल्यांकन के होंगे तो अनौपचारिक मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह शिक्षकों को अपनी टिप्पणियों को ट्रैक करने और समय के साथ जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देता है, इसलिए इसे बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। तो विभिन्न तरीकों का उपयोग करके हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो छात्र सीखने के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनौपचारिक मूल्यांकन विधियों का उपयोग कर सकते हैं और अपने अवलोकनों और डेटा को सुसंगत और संगठित तरीके से दस्तावेज करना सुनिश्चित करें। फिर इसे सरल रखें, यानी सरल रूप से दस्तावेजों को रखना चाहिए, जिससे कि हमें बाद में समझने में आसानी हो। तो अपने अवलोकनों को दस्तावेज करने के लिए सरल प्रणाली का उपयोग करें, जिसकी नोटबुक हो गई, स्प्रेडशीट हो गई। भाषा और प्रतीकों के अपने उपयोग में सुसंगत रहें, यानी कि ज़्यादा जटिल भाषा का उपयोग न करें। फिर नियमित रूप से डेटा रिकॉर्ड रखें, यानी कि हमेशा एक समय प्रणाली बनाए, समय यानी कि टाइम टेबल बनाए रखें और उसके आधार पर डेटा का रिकॉर्ड रखते रहें, निरंतर रखते रहें, कभी स्किप नहीं करना चाहिए डेटा रिकॉर्ड रखने को। तो नियमित रूप से अपने अवलोकनों को रिकॉर्ड रखने की आदत डालें, जिसके प्रत्येक दिन या सप्ताह के अंत में यह सुनिश्चित करने के लिए आपके पास छात्र प्रगति का सटीक और अद्यतित रिकॉर्ड है। फिर निर्देश को सूचित करने के लिए डेटा का उपयोग करें, यानी कि जो भी रिजल्ट आया उसके द्वारा हमें निर्देश को भी सूचित करना चाहिए। तो अपने निर्देश को सूचित करने के लिए और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अनौपचारिक मूल्यांकन के माध्यम से एकत्र किए डेटा का उपयोग करें जहाँ छात्रों को अतिरिक्त सहायता या हस्तक्षेप की आवश्यकता है, यानी कि उनके द्वारा उनको निर्देश दिए और उनका लक्ष्य निर्धारित करें। फिर छात्रों को और परिवार के साथ डेटा साझा करें। तो परिवार के साथ अपने अवलोकन और डेटा साझा करें ताकि उन्हें उनकी प्रगति के बारे में सूचित किया जा सके, उनको हस्तक्षेप की सुविधा मिल सके। फिर छात्र गोपनीयता की रक्षा करें, यानी कि हर एक छात्र की अलग अलग सिक्योरिटी होती है, तो उनकी
प्राइवेसी होती है उनको दस्तावेजीकरण करना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ प्रलेखन। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा समझाने वाले एक टॉपिक नहीं है। आप अगर अपना संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा तो आप उसे जोड़ तोड़ के भी लिख सकते हैं। एक बार इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आता रहेगा। फिर आगे आपको मेरी क्लास बोरिंग लग रही होगी क्योंकि मैं कब से पढ़ाती जा रही हूँ आपके साथ, कुछ भी बातें नहीं कर रही हूँ। लेकिन करें भी तो करें क्या, क्योंकि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। हमें भी अपने भी कुछ सपने हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। आप सोचिएगा, आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आप रियलाइज़ कीजिएगा कि आपके पापा एक दिन आपको कहेंगे कि हाँ मेरे बेटे ने कर दिखाया, तो आपके उस टाइम पर फीलिंग क्या होगी। तो आप उस समय को रियलाइज़ करके पढ़ें। आपको 100% शो हूँ कि मैम आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी, आपके पेपर बहुत ही अच्छे रहेंगे और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ें। एक मन में जुनून रखें, अंदर एक आग जलाई रखें कि हमें कामयाब होना है तो होना ही है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती सक्सेसफुल होने में। तो इसलिए आप हमेशा अपनी किताबों के साथ जुड़े रहिए। ये एक किताबें हैं जो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, आपके साथ हमेशा हर एकदम आपका साथ देंगी। जितना आप इनके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको उतना ही फ़ायदा होगा, उतनी आपको हेल्प मिलेगी। तो मेरे तो कहने का एक ही लक्ष्य है कि आप जितना भी पढ़ेंगे आपको ही फ़ायदा होगा। आपको जितना आप पढ़ेंगे आपको लक्ष्य तक पहुंचने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। तो फिर हमारी शुरू करते हैं थर्ड पॉइंट 4 यूनिट यानी कि टीचर मेड टेस्ट TMT। तो डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। टीचर मेड टेस्ट TMT विकास और कार्यान्वयन। तो एक शिक्षक निर्मित परीक्षा होती है TMT, एक मूल्यांकन उपकरण है जिसके द्वारा हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं। जो शिक्षक किसी विशेष विषय की छात्रों की समझ और महारत का मूल्यांकन करने के लिए खुद को बनाते हैं। यानी कि जो शिक्षक होते हैं वो क्लास में इनकी टीचर मेड टेस्ट होते हैं, जो कि जिन भी टीचर में अपने जो भी विषय में जो कुछ भी बच्चों को सिखाया था उनके द्वारा वह एक टेस्ट तैयार करते हैं और उनको टेस्ट लेते हैं, जिनके आधार पर हम वो बच्चों का असेसमेंट करते हैं। फिर इन परीक्षणों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और नैदानिक मूल्यांकन शामिल है। कौन कौन से? रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और नैदानिक मूल्यांकन, तीनों प्रकार के मूल्यांकन शामिल है। तो TMT का उपयोग करने के कई लाभ हैं। सबसे पहले उन्हें कक्षा और व्यक्तिगत छात्रों की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप बनाया जा सकता है। यानी कि विशेष बच्चे हो गए तो उनके विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर TMT बनाया जाता है और यह शिक्षकों को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जहाँ छात्रों को सबसे अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है। यानी कि जिन बच्चों को जहाँ पर भी कोई समस्या होती है तो उन्हें टेस्ट के माध्यम से उनका पता लगाया जाता है और उनका समर्थन किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जो प्रासंगिक और सार्थक है। फिर दूसरा है TMT को विशिष्ट सीखने के उद्देश्यों यानी कि उद्देश्य रखना चाहिए। सीखने का उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अनुदेशात्मक रणनीतियों के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि उनका निर्देश सबसे महत्वपूर्ण सामग्री कौशल पर केंद्रित है और यह कि छात्र इच्छित सीखने के परिणामों की ओर प्रगति कर रहे हैं। इनको उनका उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए और उनमें उनको इच्छित है यानी कि उनको जिज्ञासा देनी चाहिए कि वे सीखने के परिणामों की ओर अग्रसर हो रही हैं, वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है तीसरा, TMT का उपयोग छात्र सीखने के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इनके किन बच्चों में सीखने की एबिलिटी कितनी होती है उनका पता लगाया जाता है, जिसमें मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग और अन्य औपचारिक आकलन द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता। वे छात्रों की समझ का अधिक समग्र दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है और शिक्षकों को निर्देश और समर्थन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकता है। हालांकि TMT का उपयोग करने की कुछ सीमाएं भी है। वे हमेशा मानकीकृत परीक्षणों या अन्य औपचारिक आकलन के रूप में विश्वसनीय मान्य नहीं हो सकते। यानी कि हर एक क्षेत्र में मानकीकृत परीक्षणों
को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, खासकर यदि वे देखभाल के साथ डिजाइन और प्रशासित नहीं है। यानी कि हर एक विशेषता के द्वारा अगर वो डिजाइन किए गए तब ही उन्हें विश्वसनीय माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त टीएमटी पूर्वाग्रह या त्रुटि भी के अधीन भी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग नियमित और सकोर नहीं किया जाता। टीएमटी छात्र सीखने का आकलन करने के लिए उपयोगी उपकरण हो सकता है। यानी कि सीखने में, यानी कि जो भी लर्निंग एबिलिटी है उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। यानी कि बच्चे में कितना कौशल विकसित हुआ है, उसके सीखने की क्षमता कितनी विकसित हुआ है, इस प्रकार से हम टीएमटी के द्वारा बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन उनका उपयोग अन्य मूल्यांकन विधियों के साथ किया जाना चाहिए और उनकी वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए देखभाल के साथ डिजाइन और प्रशासित किया जाना चाहिए। लेकिन हर एक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, उनकी नीड के अनुसार, उनके किन किन सब्जेक्टों में कितनी रुचि है, उनके आधार पर हर एक बच्चे की विशेषता के अनुसार टीएमटी लागू किया जाना चाहिए, जिसके अनुसार रिजल्ट अच्छा रहेगा। इनके हम उनका अच्छे तरह से मूल्यांकन कर सकेंगे, जो कि विश्वसनीय रहेगा। फिर शिक्षित निर्मित परीक्षा के विकास में यह सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम शामिल है। मूल्यांकन वेद विश्वसनीय और सीखने उद्देश्यों के साथ संरेखित है। यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जो शिक्षक प्रभावी टीएमटी विकसित करने के लिए पालन कर सकते हैं। कुछ प्रभावी टीएमटी विकसित करने के लिए इनका पालन कर सकते हैं, जिनके आधार पर शिक्षक निर्मित परीक्षा को विश्वसनीय माना जा सकता है। यानी पहला तो है उद्देश्य निर्धारित करके लेना चाहिए टीएमटी टेस्ट, सीखने के उद्देश्यों की पहचान करनी चाहिए, प्रारूप चुनना चाहिए। प्रारूप यानी कि क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, बहुविकल्पी हैं, लघु उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न है, इस प्रकार से प्रारूप चुनना चाहिए। प्रश्नों को विकसित करके बताना चाहिए, यानी कि उनके बारे में बताते रहना चाहिए। प्रश्नों को विकसित करना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रश्नों को एक्सप्लेन करके बताते रहना चाहिए। फिर समीक्षा और संशोधन करना चाहिए, यानी कि किन प्रकार के क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन उनमें संशोधन करते रहना चाहिए, जिनके द्वारा पर बच्चों को अधिक समझने में कठिनाई ना हो। फिर पायलट टेस्ट हो गया, परीक्षा का प्रशासन हो गया, तो इनके माध्यम से हम मूल्यांकन को प्रभावी बना सकते हैं। फिर है एक शिक्षक निर्मित परीक्षा होती है। टीएमटी को लागू करने में यह सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख विचार शामिल है, जिसमें परीक्षण निष्पक्ष और सटीक रूप से प्रशासित किया जाता है। इनके कुछ नियम होंगे जिनके द्वारा हमें टीएमटी को बहुत ही प्रभावशील बना सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है स्पष्ट निर्देश प्रदान करें। स्पष्ट रूप से निर्देश देना चाहिए कि यानी कि आज चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया तो अगले दिन हम कल आपका टेस्ट लेंगे, तो इस प्रकार से निर्देश देते रहना चाहिए। तो परीक्षा वातावरण की निगरानी करें, कि बच्चे कोई भी किसी भी प्रकार से चीटिंग ना कर रहे हो। अगर चीटिंग करते होंगे, यानी चीटिंग करके उन्होंने पेपर में कुछ लिख दिया होगा, तो हम उसका असेसमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। और परीक्षण को निष्पक्ष रूप से प्रशासित करें, यानी कि सभी को समान रूप से करें। और परीक्षण को इकट्ठा करके उन्हें स्कोर करें, यानी उनके रिजल्ट को इकट्ठा करके, यानी उनके रिजल्ट तैयार करके हम उनके स्तर का पता लगा सकते हैं। फिर परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए और प्रतिक्रिया प्रदान करनी चाहिए। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया। फिर अगली हमारी लास्ट यूनिट है 3.5 बेसिक लैंग्वेज कंपिटेंस कंसेप्ट यूज इन असेसिंग स्पेसिफिक लैंग्वेज एस्पेक्ट्स, यानी बुनियादी भाषा क्षमता विशिष्ट भाषा पहलुओं का आकलन करने में अवधारणा और उपयोग। यानी बुनियादी भाषा की क्या क्या विशिष्टताएं होगी सामान्य भाषा में। तो बुनियादी भाषा क्षमता किसी भाषा में प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए आवश्यक मौलिक ज्ञान और कौशल को संदर्भित करती है। यानी कोई भी भाषा को हम प्रभावित करने के लिए अपने दैनिक जीवन में यूज कर रहे बुनियादी भाषा का उपयोग कौशल को अधिक संप्रेषित करने के लिए कर सकते हैं। और इसमें शब्दावली, व्याकरण, वाक्य विन्यास और विज्ञान और व्यवहारिकता का ज्ञान आदि विभिन्न संदर्भों में अर्थ संप्रेषित करने के लिए इन तत्वों का उपयोग करने की क्षमता शामिल है। फिर है मूल भाषा क्षमता का आकलन आमतौर पर विभिन्न उपायों के माध्यम से किया जाता है, जिनमें मानकीकृत भाषा परीक्षण, अनौपचारिक आकलन, वास्तविक दुनिया की सेटिंग में भाषा की उपयोगिता पर टिप्पणियां शामिल हैं। यह आकलन भाषा कौशल की एक श्रृंखला को मापने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उच्च स्तर के कौशल जैसे महत्वपूर्ण सोच और समस्या को सुलझाने का भी आकलन कर सकते हैं।
उनके कहने का तात्पर्य यही है कि जो बुनियादी भाषा होती है उसका प्रयोग हमें विभिन्न भाषा को संप्रेषित करने के लिए, उनको कौशलों को निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं। इनके संप्रेषित को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बुनियादी भाषा का उपयोग किया जाता है, जिनमें वाक्य विन्यास, कोई शब्दावली हो गई, कोई व्याकरण हो गई आदि का उपयोग शामिल किया जाता है। तो बुनियादी भाषा क्षमता प्राप्त करना भाषा सीखने वालों के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि यह रोजमर्रा की स्थितियों में प्रभावी ढंग से संवाद करने और अकादमिक और सामाजिक संदर्भों में अधिक पूर्ण रूप से भाग लेने की अनुमति देता है। हालांकि किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, तो बुनियादी भाषा इनका मील का पत्थर माना गया है। तो भाषा सीखने के लिए एक आधार भी प्रदान करता है बुनियादी भाषा, क्योंकि शिक्षार्थी भाषा में अधिक प्रवीणता विकसित करने के लिए अपने बुनियादी कौशल का निर्माण करते हैं। यानी बुनियादी रूप से जो भाषा वो बोलते हैं उनकी प्रवीणता के लिए, यानी उनके जो भी शिक्षार्थी है तो भाषा में प्रवीणता के लिए, यानी जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं उनका एक आधार माना जाता है बुनियादी भाषा को। और क्या माना जाता है, मील का पत्थर भी साबित हुआ है, मील के पत्थर भी नहीं माना गया है। तो इनके आधार पर बुनियादी भाषा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो मूल भाषा आमतौर पर वास्तविक दुनिया की सेटिंग में निर्देश, अभ्यास और भाषा के संपर्क में के संयोजन के माध्यम से शामिल की जाती है। प्रभावी भाषा निर्देश भाषा के स्पष्ट ज्ञान यानी शब्दावली और व्याकरण और निहित ज्ञान जैसे कि संदर्भ में भाषा का उपयोग करने के लिए क्षमता दोनों के निर्माण पर केंद्रित है। भाषा का अभ्यास और अनुभव शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के उपयोग में प्रवाह और शक्तिशालीता विकसित करने की अनुमति देता है। यानी कि जितना अधिक वो अपनी वो बेसिक लैंग्वेज का उपयोग करेगा, उसी के आधार पर वो अपनी भाषा के प्रवाह में और शक्तिशालीता उनकी विकसित होती रहेगी, जिससे उनके विभिन्न संदर्भों में प्रभावित ढंग से संवाद करना आसान हो जाता है। और मूल भाषा क्षमता एक अवधारणा और न्यूनतम को संदर्भित करती है, ज्ञान और कौशल का स्तर जो एक व्यक्ति को चाहिए किसी भी दी गई भाषा में प्रभावी ढंग से संवाद करें। तो इसके बारे में एक एक बात ये यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, फिर है यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें मूलभूत तत्व जैसे शब्दावली का उपयोग, व्याकरण का उपयोग, सिद्धांत से ध्वनि विज्ञान आदि व्यवहारिकता साथ उनका उपयोग की क्षमता विभिन्न संदर्भों में अर्थ संप्रेषित करती है। तो इसमें बात ये कि बुनियादी भाषा के द्वारा बच्चा अपना भाषा का लैंग्वेज असेसमेंट कर सकता है। उसके आधार पर बच्चों को अपनी प्रवीणता को प्रवाह और शक्तिशालीता में विकसित कर सकते हैं। यानी कि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो बुनियादी भाषा एक दूसरी भाषा सीखने का वो आधार प्रदान करती है, जिसके द्वारा हम भाषा को संप्रेषित करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए इसे भी मैंने स्किप कर दिया। तो आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।